हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं सस्य जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र बैच में, कुरुक्षेत्र बैच जीके जीएस का महासंग्राम बैच है, जो कि सबसे अच्छा बैच है और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। 1200 एमसीक्यू का टारगेट किया गया है, जो कि आप जानते हैं। 9:30 बजे जरूर जुड़ा करें, 9 बजकर यानी कि 35 मिनट पर सभी लोग जुड़ा करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आप लोगों का नेम दूसरे दिन ले सकूं। ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कम से कम आज 50 लोगों को तो जोड़िए ही दोस्तों, कम से कम 50 लोगों को जोड़िए, ये आपका टारगेट है। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? अभी भारत हाल ही फिलहाल में सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बना है? अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है, तो इस बात को नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी भारत बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जब आप चुने जाते हैं, यानी कोई देश चुना जाता है, तो वह 2 वर्ष के लिए रहता है। 2 वर्ष के बाद वो उसकी जो सदस्यता होती है स्वतः खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी? भारत की कौन सी पहली महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी? जल्दी से इसका आंसर करिए। यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरा ऑप्शन है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित तीसरा ऑप्शन है, श्रीमती अमृता राज कौर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलें, और जो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वे जरूर बता दिया करें, ताकि सेकेंड डे में उनका नेम ले सकूं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। वो कहाँ से हैं? भारत की। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरनेशनल, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल न्यायालय की बात करें, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा मॉस्को और यानी कि रूस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हेग यानी नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बीजिंग यानी कि चीन। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय स्थापना कहाँ हुई थी? नीदरलैंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी से आंसर करते चलिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की बात करें, यानी अगले प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा BN राव, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मेरे साथियों जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे पता है आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जी जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय यानी जज थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूनाइटेड नेशन संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? डाग हैमरशोल्ड थे। दूसरा ऑप्शन है ट्राइगोली थे। तीसरा ऑप्शन है यूथांड। चौथा ऑप्शन है कोफी अन्नान। मुझे पता है आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं जल्दी से। ट्राइगोली इसके प्रथम सचिव थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है सारे छात्र इसको बता सकते हैं आंसर, इसका सारे छात्र आंसर बता सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों? जल्दी से आंसर करिए। 7 अप्रैल, 10 अक्टूबर, 3 फरवरी, 9 जनवरी। जल्दी से आंसर करिए। और जो मेरे दोस्त, जो मेरा भाई एक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वे हमें ज़रूर बता दिया करें। और जो शेयर करते चल रहे हैं वे भी बता दिया करें, हाँ सर मैंने शेयर कर दिया है, ताकि मैं उन्हें आभार प्रकट कर सकूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा और ए ऑप्शन इज राइट। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी बिल्कुल सरल प्रश्न है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है कि सारे छात्र मेरे इसका आंसर कर देंगे। और साथ ही साथ लाइक कर दे, जल्दी से सब लोग लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए तब तक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तपेदिक मतलब टीबी दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष कब मनाया गया था? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल वाली जो बात की जा रही है, कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन 1965, दूसरा ऑप्शन 1967 और तीसरा ऑप्शन है 1968 और 1970। जल्दी से आंसर करिए। मुझे पता है मेरे काफ़ी छात्र इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो 1967 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष पहली बार मनाया गया था, 1967। याद रखिएगा, याद भी करते चलिए। देखिए तुरंत आपको याद भी करते रहना चाहिए। यदि आप तुरंत याद करते चल रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जैसे पेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में होने वाला है, दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सहायता करेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष किस वर्ष मनाया गया था पहली बार? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ईयर कब मनाया गया था पहली बार? जल्दी से इसका आंसर करिए। 1968, 1988, 1975, 1980। जल्दी से आंसर करिए। 1980, फटाफट आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष मनाया गया था पहली बार, 1968 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष मनाया गया था या किस वर्ष घोषित किया गया था पहली बार? 1980, 1975, 1980 दो बार हो गया, 1972। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से आंसर करिए। मुझे पता आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। देखिए नहीं आ रहा है फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करें। ठीक है, जब आप करेंगे तो आप किस आधार पर तुक्का लगा रहे हैं, आपके सोच का दायरा बढ़ेगा। जब सोच का दायरा बढ़ेगा तो आपके मस्तिष्क का विकास होगा। जब आपके मस्तिष्क का विकास होगा तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वही विकास आपका काम देगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इस पर समय दे दूंगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। दूसरा ऑप्शन है भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान भार दोनों अपरिवर्तित होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी फटाफट मेरे दोस्तों करिए। और साथ ही साथ जो लोग आंसर कर चुके हैं वे शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है
और शेयर करने के बाद भी बता दिया करें कि हाँ सर मैंने शेयर कर दिया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भार बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान जो रहता है आप परिवर्तित यानी जैसे कि तैसा रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन हो जाएगा विवर्तन के कारण, ऑप्शन हो जाएगा विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। इसका आंसर करिए। देखिए समय से आगे हम लोग आज चल रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग समय से आगे चल रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 10 मिनट 12 मिनट हुए हैं आपकी क्लास का, अभी 10 से 12 मिनट हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वे बता दिया करें। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इस बैच में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का आंसर करने वाले मेरे छात्र हैं, जैसे कि एसएससी की बात करूं तो श्वेता जी हैं, अस्मी ठाकुर जी हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 छात्र हैं जो लगातार डेली जुड़ते हैं, मनीष जी हैं, ठीक है। ये लोग लगातार जुड़ते हैं और डेली आंसर करते हैं। नीलेश जी हैं, अभी कल जुड़े थे नीलेश जी, ठीक है, लेकिन हाँ उनके क्वेश्चन 2-4 सही हुए हैं कल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत इसलिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है, ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है, जब सेना जो है सेना, ठीक है, जो आपकी सेना हमारी सेना है, ठीक है, जिस पर हमें गर्व है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। दूसरा ऑप्शन पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के कारण। और चौथा ऑप्शन है सभी सत्य हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। मुझे लगता है कि इसका आंसर मेरे छात्र नहीं कर पाएंगे, वैसे तो कर लेना चाहिए, अगर आप थोड़ा से लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पैरों से ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा बना रहता है, इसलिए पुल पर कहा जाता है कि कदम से कदम मिलाकर आप ना चलें सैनिकों को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? पहला ऑप्शन जेएल बेयर्ड 1926, माइकल फैराडे 1831, तीसरा ऑप्शन एडिसन 1878, ईजी ओटिस 1852। चलिए इसका आंसर मैं कर देता हूं, मुझे पता आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो ईजी ओटिस 1852 में इसकी खोज की गई थी, 1852 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और किसने किया था? ईजी ओटिस ने, किसकी? लिफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए। साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे साथियों, साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन नील्स बोर, तीसरा मेंडलीव, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, जिसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। मुझे लगता है सारे छात्र हमारे इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, ठीक है, और केपलर, जे थॉमसन, न्यूटन। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ जे थॉमसन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मुझे लगता है सारे छात्र इसका आंसर दे सकते हैं। चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल। इसका आंसर करिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पॉजिट्रॉन, जो अभी आप सोच रहे थे कुछ और, अब यहाँ पर है, आप जो सोच रहे थे यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, एंडरसन, और डी ऑप्शन है जेएल बेयर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है, पता नहीं, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन सा लग रहा है,
ठीक है, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पर डाल के। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। चाल, आयाम, आवृत्ति, तीव्रता। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जहाँ तक मुझे लग रहा सही है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है मैंने उसको ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण है। वैसे वो सही होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो आप समझदार हैं। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, और डी ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि की चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का प्रवर्तन। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि का कारण है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी ने, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू जी, और तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से आंसर करिए। मुझे लगता है मेरे सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेंगी। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा ऑप्शन है बेवेल योजना, और तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना, और चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, सभी लोगों को जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे थे उन सभी लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। यदि वे इसका आंसर करते हैं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है कि हाँ, वे लोग रिवीजन भी कर रहे हैं और उनके क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो क्रिप्स योजना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है क्रिप्स योजना, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, और तीसरा ऑप्शन है वेवेल योजना, और चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आज हम बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मात्र अभी 15 मिनट हुए हैं, 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका समय क्लास के, लेकिन क्वेश्चन को हमने ज़्यादा सॉल्व किया आज। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। किस योजना पर? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना पर क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे मेरे साथियों? जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन 389, 420, 445 और 545। तो इसका आंसर हो जाएगा 389 होने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न। यदि आप पेट का एग्जाम देने जाएंगे, पीईटी वाला एग्जाम आप देने जाएंगे उत्तर प्रदेश का भी हाल ही फिलहाल में, तो ये वीडियो जो है यानी कि जो ये क्लास है आपको बहुत ही मतलब एक तरीके से सहायक करेंगे, यानी कि आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आपको जब आपका एग्जाम हो तो आप रिवीजन करने के लिए क्या करिए, स्पीड में देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड में देख लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएंगे। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान
सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन पूछा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण करने के लिए या संविधान के निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था कि नहीं। पहला ऑप्शन है ए हाँ नहीं, दूसरा ऑप्शन धर्म के आधार पर, धन के आधार पर। तो दो ऑप्शन तो आपको गलत लग ही रहे हैं। धर्म के आधार पर तो कोई मतलब ही नहीं था, धन के आधार पर भी कोई मतलब नहीं था, तो इसका आंसर होना चाहिए दो में से एक। और जल्दी से इसका आंसर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं। इसका पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं। केवल बंगाल में भाग लिया था कि देश के केवल उत्तर पश्चिम में भाग लिया था, उत्तर पश्चिम वाले भाग लिया था। ठीक है, देश के उत्तर पश्चिम, केवल उत्तर पश्चिम में भाग लिया था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। आपको नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, तो हाँ मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। पहला ऑप्शन 1946, जून 1946, और जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा जो मेरे छात्र नए जुड़े हैं, जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर हमें बता दिया करें, ताकि सेकंड डे मैं आपका नेम ले सकूं। और जो छात्र हमारे या जो मेरे दोस्त हैं शेयर कर देते हैं, वे भी बता दिया करें, और ताकि मैं उनका सेकंड डे नाम ले सकूं। और आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन जा रहा है, इसी तरह से आप जुड़े रहिए। जिस दिन आपका 1200 MCQ हो जाएगा, आप एक दिन देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें, यानी कि आप ये समझ लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सर के साथ जो मैंने क्वेश्चन आंसर किया था वो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा और आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इससे आपकी GK GS भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो जुलाई 1946, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही 2-4 प्रश्न है। अब हम अर्थव्यवस्था में आ गए। अभी हमने देखा कि राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसके पहले हमने विज्ञान के क्वेश्चन देखे, फिर हमने इंटरनेशनल क्वेश्चन देखे, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी इकोनॉमी पर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है, बस 2-3 मिनट और वेट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्लियर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, या विकसित अर्थव्यवस्था है, या विकासशील अर्थव्यवस्था, या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं। तो विकासशील भारत की अर्थव्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन घरेलू उत्पादन में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, जीवन का प्रत्यय में वृद्धि, जीवन के प्रयत्न में वृद्धि, उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बताते चल रहा हूँ। तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास का मतलब ये हो रहा है कि घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उत्पादन की दक्षता में वृद्धि हुई, आय का समान वितरण हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता यानी जीवन के प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, तो इसलिए आर्थिक विकास वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मान के चलिए, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे आप दरोगा यानी कि UPSI यदि आप देने जा रहे हैं CGL का एग्जाम, तो उसमें ज़रूर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। संतुलित विकास, असंतुलित विकास, और सिर्फ औद्योगिक विकास का क्षेत्र, और सिर्फ भारी उद्योगों का विकास। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है आप आंसर नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी आप लोगों ने इकोनॉमी नहीं पढ़ा है। तो असंतुलित विकास, इस बात को ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नीति अपनाई गई थी, असंतुलित विकास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बस 2-3 प्रश्न और है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख
कारण क्या था या कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण। दूसरा ऑप्शन, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास होना। देश की विशाल जनसंख्या की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ेपन का कारण बता रही है, या औद्योगिक रुग्णता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ेपन का कारण है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों, यानी कि औद्योगिक रुग्णता की वजह से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। निम्न प्रति व्यक्ति आय को बताता है, उच्च मृत्यु दर के बारे में बताता है, या उच्च निरक्षरता दर के बारे में बताता है, या प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात बताता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत ही कम छात्र कर सकते हैं, वैसे करें तो कई छात्र कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आप ना कर पाएँ, आपकी सोचने की शक्ति अभी ज़्यादा ना बढ़ी हुई हो। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक पिछड़े देश की विशेषता कभी नहीं मानी जाएगी प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि वाला सेक्टर, और कृषि वाला जो सेक्टर है सभी देशों के लिए एक मुख्य विशेषता मानी जाती है, क्योंकि सारे देश पहले कृषि वगैरह किए, फिर द्वितीय सेक्टर में गए, तब तृतीय सेक्टर में गए। जैसे भारत भी पहले प्रथम सेक्टर में, फिर लेकिन भारत द्वितीय सेक्टर में कम जा सका, तृतीय सेक्टर में जल्दी जा सका। लेकिन हाँ, चाइना को देखो तो चाइना पहले प्रथम सेक्टर में काफ़ी तेज़ी के साथ काम किया, फिर सेकंड सेक्टर में गया, और आज थर्ड सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमने कम समय में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद ही मैं आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा पाता हूं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। कल है संडे, कल है क्लास ऑफ रहेगी, संडे को क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, फिर मंडे टू सैटरडे हम क्लास डेली करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।